हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आज आपको जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम, इट मीन्स जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूपी सुपर टेट, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूपी सुपर टेट 2021-2022, उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आज आपको जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका यूपी टेट का यूपी सुपर टेट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, मैं आपको वर्ड टू वर्ड हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश की। जो आपका यूपी सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था ना 2019 में, वह मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा वर्ड टू वर्ड। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए गाइस, आपके जो इंग्लिश का पोर्शन आएगा यूपी सुपर टेट, उसका जो इंग्लिश का जो पोर्शन आएगा ना गाइस, आपको याद रखना है वो आपको कितने मार्क्स देगा, 10 मार्क्स। आपको कितने मार्क्स देगा वो, 10 मार्क, ठीक है ना। आप कितने मार्क्स गेन करोगे, 10। ओके, तो आपको याद रखना है ये जो 10 मार्क्स हैं, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये इंग्लिश के 10 मार्क्स ले लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है आपका 114 और 115, ठीक है ना। जो आपका क्वेश्चन नंबर 114 और 115 है, वो किसके थ्रू पूछा जाएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो, मतलब आपको एक पैसेज दिया गया है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक अनसीन पैसेज, आपने जैसे अपन ने मोस्टली 10th में, 9th में, 11th 12th में अनसीन पैसेज सोल्व किए होंगे आपने, उसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पैसेज को रीड करना है अच्छे से, और नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, आपको उसका आंसर देना है। ओके गाइस, तो आपको ये जो पैसेज है आप खुद ही रीड कर सकते हो, आप रीडिंग कर लेना, ठीक है। मैं उसके क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको पैसेज रीड करना है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 114 है, 114 है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है गाइस, आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो डिप्लीट शब्द है उसका आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। अपोजिट मीन्स उल्टा। आपको पता है एंटोनियम और सिनोनियम्स आपने सुने होंगे, तो जो डिप्लीट शब्द है ना, उसका आपको उल्टा बताना है, इट मीन्स एंटोनियम। आप इसको एंटोनियम भी बोल सकते हो या अपोजिट भी बोल सकते हो। तो आपको एक शब्द दिया गया है डिप्लीट, उसका उल्टा बताना है। तो मैं आपको मीन्स बता दूं, डिप्लीट का मीन्स क्या होता है, ख़त्म करना, किसी चीज़ को क्या ख़त्म करना। डिप्लीट का मीन्स क्या होता है, ख़त्म करना। तो इसका उल्टा क्या होगा, उत्पन्न करना, किसी चीज़ का खात्मा करना, ख़त्म होना। तो ख़त्म होने का उल्टा क्या होता है गाइस, उत्पन्न करना, ठीक है। तो उत्पन्न करने को इसमें जो ऑप्शंस हैं, देखिए गाइस मैं ऑप्शन बता देता हूँ। जो ऑप्शन एम्प्टी है, तो एम्प्टी का मीन्स तो क्या होता है, खाली करना, ख़त्म करना। तो ये तो सिनोनियम्स हो जाएगा, ये होना नहीं है। क्वेंच का मीन्स क्या होता है, बुझाना। क्वेंच का मीन्स क्या होता है गाइस, किसी चीज़ को बुझाना। जैसे अपन प्यास बुझाते हैं तो उसको बोलते हैं क्वेंच। जैसे मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू क्वेंच माई थ्रस्ट, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। तो क्वेंच का मीन्स होता है बुझाना। ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लेट। तो इन्फ्लेट का मीन्स क्या होता है, फुलाना। तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। ओके गाइस, आप जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो मोस्टली आपको कोशिश करनी है सबका मीनिंग पता हो। जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स आपको पता होंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ओके, तो देखिए डिप्लीट का मीन्स क्या होता है, ख़त्म करना। तो रीजनरेट का मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो डिप्लीट है ना, डिप्लीट का मीन्स होता है ख़त्म करना, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा गाइस, रीजनरेट।
ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 115 है उसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इट मीन्स ऑथर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेस्ट, आइडियोलॉजी इन द कंटेस्ट लिखा है वो, आइडियोलॉजी इन द कंटेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें पूछा जा रहा है, जो आपको ऊपर पैसेज दिया गया ना, उसमें आइडियोलॉजी बताई गई है किसकी, इकोनॉमिक्स की। तो ऑथर के अनुसार जो इकोनॉमिक्स शब्द है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, आपको ये बताना है। जैसे आप पैसेज रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो इसका मीन क्या है, जो ऑथर ने बताया वो इसका मीन से हैज़, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। अब इसका मीन्स क्या होता है, हैज़ बेयरली मतलब जो आइडियोलॉजी है किसकी, इकोनॉमिक्स की, उसने क्या किया है, मुश्किल से ही कुछ दिया है। मतलब जो इकोनॉमिक्स से ना, इकोनॉमिक्स से जो इकोनॉमिक्स की आइडियोलॉजी है उसने क्या दिया है, मुश्किल से ही कुछ दिया है, कोई रिजल्ट दिया है। ठीक है, इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार जो आइडियोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, उसने क्या किया है, मुश्किल से ही कुछ दिया है रिजल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की, जो आपका क्वेश्चन नंबर 116 आया था 2019 का। मैं आपको ये पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कौन सा, यूपी सुपर टेट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है नीचे गाइस, ओके। आपको क्या करना है, ये फिल दिया है, मतलब आपको एक फिलर दिया गया है, एक खालिस्तान दिया गया है, और आपको उसमें क्या रखना है, प्रॉपर प्रोनाउन। अगर आपको प्रोनाउन आते होंगे अच्छे से तो आप इसका आंसर इजीली कर लोगे। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, वन शुड लव कंट्री। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं गाइस, इसमें आपको क्या लगाना है, पजेसिव, जो आपका पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, उसका यूज करना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है वन शुड लव। अब वन का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वंस। क्या होता है गाइस, वंस। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है ना। वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पजेसिव प्रोनाउन होता है वह क्या होता है, वंस, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा वन शुड लव वंस कंट्री। जैसे आपको पता है, जैसे मैं बोलूँगा ही, तो ही का जो पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हिज, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिज बनेगा, ठीक है ना। शी का क्या बनेगा, हर। तो वैसे ही क्या बनेगा, वन का क्या बनता है, वंस। आपको ये याद रखना है। जैसे मैं बोलूँगा वह अपना काम करता है या उसे अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो क्या बन जाता है, ही शुड लव हिज कंट्री। अब कोई फेमिनाइन जेंडर होता, कोई लेडी होती, तो उसके लिए में क्या होता है, शी शुड लव हर कंट्री। वैसे ही आपको याद रखना है, वन के संग हमेशा जो प्रोनाउन है कौन सा यूज किया जाता है, वंस, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। लुक एट द नंबर ऑफ वोवेल, द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स in English is indicated respectively by। इसमें ये पूछा जा रहा है गाइस, जो नंबर है किसके, वोवेल साउंड के और कॉन्सोनेंट साउंड के। इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो नंबर है ना, कितने वोवेल और कितने कॉन्सोनेंट यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश बोलते समय, ठीक है। वैसे तो देखो आपको मैं बता दूँ, जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना और वोवेल होते हैं, अपने जो वोवेल होते हैं कितने होते हैं, 5। आपको पता होगा AEIOU, ये वोवेल होते हैं, ठीक है ना। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 21। आप सबको पता है। बट इसमें पूछा क्या जा रहा है, जो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट हैं उनके साउंड कितने आते हैं, मतलब कितनी तरीके से उनको बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है इनका रेशो क्या है, 20-24। जो इंग्लिश में ना, आपको याद रखना है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उसके वोवेल और कॉन्सोनेंट के जो साउंड होते हैं वो उनका रेशो होता है 21-24। आपको याद रखना है गाइस,
तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन। अब जो ये आपका क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे बेस्ड है, ठीक है ना। आपने नरेशन सुना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट मीन्स आपको ना एक इनडायरेक्ट नरेशन दी गई है। जो ये नरेशन है ना, ये क्या है? आपकी इनडायरेक्ट, आपकी ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकालना है इसका? डायरेक्ट। ये आपको इनडायरेक्ट दी गई है, आपको इसकी डायरेक्ट नरेशन बतानी है, ठीक है। तो देखो, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, मतलब अतुल ने क्या किया? अपने दोस्तों को जानकारी दी। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, अतुल ने अपने दोस्त को जानकारी दी दैट ही कुड मेक यूज़ ऑफ हिज बाइक, मतलब वह क्या कर सकता है? उसकी बाइक का यूज कर सकता है। वाइल ही वॉज अवे, जब वह दूर रहे। मतलब देखो, अतुल ने क्या बोला अपने फ्रेंड को, क्या जानकारी दी कि भैया आप मेरी बाइक चला सकते हो जब मैं कहीं दूर चला जाऊँ, जैसे मैं आउट ऑफ सिटी होऊंगा, ठीक है ना, तो आप मेरी बाइक का यूज़ कर सकते हो। ये अतुल ने किससे बोला था? अपने फ्रेंड से। अब आपको इसको क्या बनाना है? इसकी डायरेक्ट स्पीच बतानी है, ठीक है। तो देखिए, अब डायरेक्ट स्पीच क्या बोला होगा, मतलब अतुल ने क्या बोला होगा, ये तो हमने इनडायरेक्ट देख ली। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ। जब भी ना आपको क्या मिल जाए? कुड, ठीक है ना, तो कुड हमेशा किस में चेंज होता है? कैन में। जो कुड की डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो कुड एक मोडाल वर्ब है, कुड एक मोडाल वर्ब है, तो कुड की डायरेक्ट स्पीच जो होगी वो उसमें मोडाल वर्ब क्या बनेगा? कैन। मतलब आपका कुड जब भी आएगा ना इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में कैन आना है। तो पहले तो हम कैन ढूंढ लें किस किस में है। तो देखिए, अतुल सेड टू, देखो यू विल, तो ये वाला ऑप्शन तो चला गया, क्योंकि हमको क्या लगाना है? कैन, तो ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड देखते हैं बी, तो बी में क्या है? यूज़ माई बाइक, ठीक है ना। वाइल, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमको कैन नहीं दिख रहा है। थर्ड वन देखते हैं सी, देखो यहाँ पे कैन दिख रहा है, तो पहली बात तो ये कैन सही है। तो देखो अपन को आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब भी डायरेक्ट स्पीच में कैन आता है तो इनडायरेक्ट में कुड में चेंज करते हैं। अगर कुड में आएगा तो उसको कैन में चेंज कर देंगे। तो ये कुड में था तो हमने किस में चेंज कर दिया? कैन में। तो बहुत सिंपल फंडा है कि नहीं? तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना हो तो कैन का कुड होगा, और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना हो तो कुड का कैन होगा। तो आपको ये कैन दिख गया, तो आंसर क्या बनेगा? अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। आपको क्या बताना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब आपको एक शब्द दिया गया है जिसको क्या किया गया है? अंडरलाइन। अब आपको बताना है वह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे कि आप जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं गाइस? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशंस, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, ये सब क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू, अब इसमें क्या बोला जा रहा है? ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू सोल्व दिस सम, मतलब वह पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है इस सम को सोल्व करने के लिए। इसमें क्या बोला जा रहा है? वह पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है इस सम को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है तो आपको पहचान करना है जो इनफ दिया गया है, जो इनफ वर्ड है वो क्या है। तो मैं बता देता हूँ, जो इनफ वर्ड है ना वो क्या है? अपना एडवर्ब। क्या है वो? एडवर्ब। क्योंकि जो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? जो इनफ शब्द है ना वो किसके बारे में बता रहा है? इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट गाइस क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। इंटेलिजेंट शब्द जो एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति की विशेषता है। आपको जैसे कि पता है किसी व्यक्ति में विशेषता होती है तो वो उसको किसके द्वारा बताया जाता है? एडजेक्टिव के द्वारा। अब जो शब्द किसी एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं तो वो एडवर्ब होते हैं। जो शब्द किसी एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं तो वो एडवर्ब होते हैं। अब एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में बताते हैं, या तो क्रिया के बारे में बताएंगे या एडजेक्टिव के बारे में। तो जो इनफ है ना किसके बारे में बता रहे हैं? एडजेक्टिव के बारे में। तो इसलिए ये क्या है? एक एडवर्ब।
होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, 120 की। थोड़ा ये क्वेश्चन बिलर, ठीक है ना, ये थोड़ा बिलर हो रहा है बट मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अब आपको ये एक सेंटेंस दिया गया है, आपको क्या ढूंढना है इसमें से, जो सब्जेक्ट ढूंढना है, मतलब इसमें करता क्या है, एक सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में आपको क्या ढूंढना है गाइस, करता। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अब ये सेंटेंस है ना गाइस, ये सीक्वेंस में नहीं है, तो मैं आपको सीक्वेंस में लगा के बता देता हूँ तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। देखिए ये सेंटेंस कैसे लिखा जाना चाहिए था, एग्जैक्ट कैसे लिखा होना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ। अ हर्मिट, अ हर्मिट लीव्स, उसके बाद सेम टू सेम ऑन द टॉप, ऑन द टॉप, उसके बाद ये पूरा लिख देंगे ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो ये सेंटेंस ना डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के आपको गलत सीक्वेंस में लिखा गया है। और क्या बोला गया है, आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया अ हर्मिट, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा गाइस, अ हर्मिट। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ईजी पेपर था कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अपना 121। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए गाइस, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब इन द पास्ट टेंस। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसको किस में चेंज करना है, पास्ट में। ठीक है, तो देखिए, शी हाइड्स हर फेस, मतलब वह अपना चेहरा छुपाती है, फॉर शेम, शर्म के कारण। इसमें बोला जा रहा है कि भैया वह अपना चेहरा छुपाती है शर्म के कारण। अब आपको इसका पास्ट बनाना है, तो पास्ट में क्या होगा गाइस, उसने अपना चेहरा छुपाया शर्म के कारण। तो आपको कुछ नहीं करना, जो हाइड है ना, जो हाइड की सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए आपको बस, जो HID हाइड है ना, जो हाइड मीन्स क्या होता है, छुपाना, क्या होता है, तो हाइड की आपको सेकंड फॉर्म रखनी है। तो सेकंड फॉर्म में लिख देता हूँ HID, हिड। क्या होती है गाइस, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। तो इसमें क्या आना चाहिए, शी हिड, क्योंकि हाइड्स क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि टेंस प्रेजेंट डेफिनेट में ये फिफ्थ फॉर्म है, तो आपको इसकी सेकंड फॉर्म रखनी है। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी गाइस, हिड। तो शी हिड हर फेस फॉर शेम। तो देखो ए ऑप्शन में हिडन है, तो ये तो थर्ड फॉर्म है, हिडन क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। हाइड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म होती है, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई कौन सी, मैं लिख देता हूँ। देखिए ये अपनी है फर्स्ट फॉर्म और ये है अपनी थर्ड फॉर्म हिडन, और अपन को कौन सी चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। तो देखिए नीचे देखते हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी गाइस, ये आ गई, देखिए ये सेकंड फॉर्म हिड। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या आएगा, शी हिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, टेंसेस पे, तो आपको टेंसेस आनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन रह गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट। देखिए अब आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, और आपको बताना है कि भैया चारों में से सही कौन सा है। ओके गाइस, तो देखिए, ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन, ये गलत है। अब मैं क्यों गलत है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो यूरोपियन लिखा है ना गाइस, ये यूरोपियन, तो यूरोपियन के संग जो साउंड आ रहा है ना, इसका य आ रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, यूरोपियन। क्या बोलते हैं, यूरोपियन। तो जब भी य का साउंड आता है तो हम आर्टिकल ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं गाइस, ए, और इसमें क्या दिया गया है, एन, तो इसलिए सेंटेंस एक गलत है। तो ये तो आंसर अब हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसका सही सेंटेंस क्या था, ही इज़ अ यूरोपियन सिटीजन, ना कि एन, तो ये गलत हो गया। N1, अब देखिए इसमें देखो N1 आया है, तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, देखो इसको क्या बोलते हैं, ONE। मैं आपको बता दूं, ONE, तो इसको क्या बोलते हैं गाइस, वन। क्या बोलते हैं, वन, इसको बोलते हैं वन। तो इसका साउंड क्या रहा है, व। जब भी किसी शब्द का साउंड, पहला साउंड क से लेके ग तक होता है, मैं बताता हूँ क्या, क से लेके ग तक होता है तो अ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अ। अब फिर इसमें क्या आ गया, एन, तो ये भी गलत है। जैसे ऊपर था ना, इसका साउंड य था,
तब भी ए एन था, गलत था। नीचे वह है, इसमें भी एन दिया, ये भी गलत है। दोनों के संग ए आना है, क्योंकि क से लेके ग तक जब किसी शब्द का साउंड आता है हिंदी का तो हम ए लगाते हैं, ना कि एन, और दोनों में एन लगा तो दोनों सेंटेंस गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, आई डोनेटेड एन, अब देखिए फिर से एन लगा है, जबकि इस शब्द का साउंड क्या होगा गाइस, यूनिट होगा। तो इसका जो पहला अक्षर है उसका साउंड क्या रहा है, य। तो क से लेके य तक क्या लगाते हैं गाइस, आपको याद रखना है। मैं एक बार लिख देता हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी जीवन भर। देखिए, जब भी क से लेके य तक का साउंड आता है तो हम आर्टिकल ए रखते हैं। क्या रखते हैं, ए। और एन कब रखते हैं गाइस, अ से लेके अंग खाली। अगर ये साउंड दिख जाए आपको तो एन रखना है, और ये साउंड दिख जाए क से य तक तो ए रखना है। तो आपने सीधे सीधे देख लिया भैया, इसका साउंड क्या है, यूरोपियन, तो इसका साउंड यह है, और इसके संग ए दिया है, ये गलत है। इसका साउंड क्या है, वह है, और इसके संग एन दिया है, गलत है। ये भी एन गलत है, ये भी एन गलत है, और ये एन है, ये भी। तीनों में एन लगा दिए, जबकि तीनों में ए आना था। तो ये तीनों सेंटेंस गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, NFIR। तो देखिए, जैसे हम FIR लिखेंगे, एफ आ गया, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, अक्षर का ए। तो मैंने जैसा कि बताया, अ से अंग खाली तक क्या लगाते हैं, एन। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें एन आना है। ओके गाइस, तो जो करेक्ट सेंटेंस क्या है, NFIR वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम। तो इसकी हिंदी में बता देता हूँ, उसके खिलाफ एक FIR लिखवाई गई, उसके खिलाफ एक FIR का मीन्स बता देता हूँ, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसका FIR की मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है ना, सुपर टेट का, यूपी सुपर टेट का, तो ये क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म पर, ठीक है ना। जीके का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FIR। तो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है गाइस। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मोस्टली हेल्थ का, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मैं क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ। जय हिंद।